नमस्कार और हमारे इस नए डीप डाइव में स्वागत है। एक तरफ हमारे पास अप्रैल 2026 के भारत के एक्सपोर्ट यानी निर्यात के ताज़ा आंकड़े हैं जी। जो हमारी अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत बता रहे हैं। सही बात है। और दूसरी तरफ हमारे पास प्रधानमंत्री की जो 18 और 19 मई 2026 को ओस्लो में यात्रा होने वाली है। हाँ, वो तीसरा इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। बिल्कुल उसी से जुड़े रणनीतिक दस्तावेज हैं। मतलब अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, ये दोनों अपने आप में बहुत गहरे और भारी विषय हैं। तो चलिए सबसे पहले इन एक्सपोर्ट के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा था कागज पर ये बहुत ही शानदार तस्वीर पेश कर रहे हैं। आंकड़े वाकई ध्यान खींचने वाले हैं। मतलब अगर आप देखें तो अप्रैल 2026 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में करीब 14% की वृद्धि देखी गई है। वाह, 14%? जी, जो कि बढ़कर $43.6 बिलियन तक पहुंच गया है। और गैर तेल यानी जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो भी 9% बढ़कर लगभग $40 बिलियन का हो गया है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक्सपोर्ट की इस रफ्तार ने हमारे इंपोर्ट यानी आयात को भी पीछे छोड़ दिया है। इंपोर्ट सिर्फ 9.9% बढ़ा है। तो मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ये तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। बिल्कुल है। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में, क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई है? मतलब चीजों के दाम ऊंचे हो गए हैं तो टोटल वैल्यू भी ज्यादा दिख रही है। हाँ, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। वाणिज्य सचिव ने भी हाल ही में कहा था कि ग्लोबल लेवल पर जो कीमतों में वृद्धि हुई है उसका थोड़ा असर तो आंकड़ों पर पड़ता ही है। वही मैं सोच रही थी। लेकिन पूरी कहानी सिर्फ कीमतों के बढ़ने की नहीं है। अच्छा, तो फिर और क्या है? जो डेटा हमारे सामने है उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि भारत ने सिर्फ अपने पुराने ग्राहकों को महंगे दाम पर सामान नहीं बेचा है जी, बल्कि हमने नए ग्राहक और नए बाजार तलाशे हैं। ओके। 20 से अधिक अलग अलग एक्सपोर्ट सेक्टर्स ने पिछले एक साल में 17 या उससे भी ज्यादा नए देशों को अपनी लिस्ट में जोड़ा है। अरे वाह, 17 नए देश। सोर्स में वो जो भारतीय हैंडलूम उत्पादों का उदाहरण दिया गया था जी जी, वो इस बात को बहुत अच्छे से साबित करता है। 2024-25 की तुलना में अब हमारे भारतीय हैंडलूम उत्पाद 29 नए देशों में भेजे जा रहे हैं। बिल्कुल। इसे देखकर मुझे ना शेयर बाजार के एक अच्छे इन्वेस्टर की याद आती है। मतलब जैसे कोई समझदार निवेशक अपना सारा पैसा एक ही कंपनी के शेयर में लगाने के बजाय एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाता है। सही कहा। जिसमें अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, ताकि अगर कल को एक सेक्टर डूब भी जाए तो बाकी का पोर्टफोलियो उसे बचा ले। मुझे लगता है भारत के व्यापार के साथ भी यही हो रहा है। हम अपना रिस्क अलग अलग देशों में बांट रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो का उदाहरण वाकई इस स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठता है। शुक्रिया। और अगर हम ये पूछे कि ये रिस्क बांटना इतना जरूरी क्यों हो गया है आज के समय में, तो उसका सीधा जवाब हमें पश्चिम एशिया में देखने को मिलता है। देखिए, पश्चिम एशिया ऐतिहासिक रूप से भारत के व्यापार का एक बहुत बड़ा और मजबूत स्तंभ रहा है। हाँ, वो तो है। लेकिन वहाँ अभी जो अस्थिरता और संघर्ष चल रहा है ना, हाँ, जो जियोपॉलिटिकल तनाव है जी, उसका सीधा नुकसान हमारे व्यापार को हो रहा है। अप्रैल में पश्चिमी एशिया को होने वाले भारतीय एक्सपोर्ट में 28% की भारी गिरावट आई है। 28%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। सिर्फ इतना ही नहीं है, वहां से आने वाले आयात में भी 32% की कमी आई है। मतलब हमारा वो जो पुराना और भरोसेमंद स्टॉक था इस वक्त भारी घाटे में चल रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। और हालांकि हमने जो नए बाजार खोजे हैं जी, उनका मुनाफा अभी इतना बड़ा नहीं है कि पश्चिमी एशिया से होने वाले इस इतने बड़े नुकसान की रातों रात भरपाई कर दे। हाँ, वो तो रातों रात नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन भविष्य के झटकों से बचने के लिए ये जो रणनीतिक बदलाव है ये बेहद जरूरी था। इसी वैश्विक डर और जो ये अस्थिरता है, इसका एक और बहुत ही दिलचस्प साइड इफेक्ट आंकड़ों में छपा है जिसने मुझे काफी हैरान किया। अप्रैल में सोने के आयात में यानी गोल्ड इंपोर्ट में 82% का भारी उछाल आया है जी। और ये इतना बड़ा उछाल था कि खुद प्रधानमंत्री को आम जनता से अपील करनी पड़ी कि वे इस वक्त सोना ना खरीदे और सरकार को मजबूरन सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ी। देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक है। जब भी दुनिया में कहीं युद्ध होता है या भू राजनैतिक तनाव बढ़ता है तो आम निवेशक से लेकर बड़े बड़े देशों के जो केंद्रीय बैंक होते हैं सब घबरा जाते हैं। ऐसे वक्त में शेयर बाजार या किसी भी करेंसी पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल। इसलिए लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं और इतिहास गवाह है कि सोने से ज्यादा सुरक्षित कुछ नहीं माना जाता। वो तो है, इंडियंस को तो वैसे भी गोल्ड बहुत पसंद है। जी,
लेकिन ये 82% का उछालना कोई त्योहार या शादी के सीजन की मांग नहीं थी। ये सीधे तौर पर दुनिया में जो डर और अनिश्चितता फैली है उसका थर्मामीटर है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, सोने और मर्चेंडाइज की बात तो समझ आती है, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर से भी तो आता है। जी बिल्कुल आता है। मेरे सामने जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 2014 में कुल एक्सपोर्ट में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी सिर्फ 39% थी और अब यह आंकड़ा बढ़कर 49% हो गया है। यानी हमारा लगभग आधा एक्सपोर्ट सिर्फ सेवाओं से आ रहा है। सही है। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि भारत दुनिया का बैक ऑफिस है, तो अगर हम 49% पर पहुंच गए हैं तो ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना? देखिए, मैं यहाँ आपसे थोड़ा असहमत हूँ। अच्छा, क्यों? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें और खास तौर पर भविष्य के चश्मे से देखें तो ये जश्न मनाने का नहीं बल्कि गहरी चिंता और आत्ममंथन का विषय है। नीति निर्माताओं के लिए ये 49% का आंकड़ा एक लाल झंडी की तरह होना चाहिए। रुकिए, ये लाल झंडी कैसे हो सकती है? हम तो हमेशा से एक सर्विस इकोनॉमी बनना चाहते थे ना, और आईटी सेक्टर ने तो भारत को एक ग्लोबल पहचान दिलाई है। इसमें कोई शक नहीं है, आईटी सेक्टर ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत किया है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारत का ये जो सर्विस एक्सपोर्ट है ये मुख्य रूप से कॉस्ट आर्बिट्रेज पर काम करता रहा है। कॉस्ट आर्बिट्रेज मतलब पश्चिमी देशों की कंपनियां भारत को काम इसलिए देती थीं क्योंकि यहाँ काम सस्ते में और बहुत बड़े पैमाने पर हो जाता था। हाँ, जैसे बेसिक कोडिंग हो गई या डेटा एंट्री या वो कॉल सेंटर्स। बिल्कुल वही। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खासकर जेनरेटिव एआई के आने से पूरा खेल बदल रहा है। एआई अब बेसिक कोडिंग कर सकता है, सिस्टम को डिबग कर सकता है और कस्टमर सर्विस को तो पूरी तरह ऑटोमेट कर सकता है। तो आपका मतलब है कि जो काम करने के लिए पहले बैंगलोर या पुणे में हजारों लोगों की जरूरत होती थी, जी, अब वो काम सिलिकॉन वैली में बैठा कोई एक एआई सॉफ्टवेयर कुछ ही सेकंड में कर रहा है। यही सबसे बड़ा खतरा है। एआई भारत की उस लागत और पैमाने वाली जो प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त थी उसको सीधे तौर पर खत्म कर रहा है। ये तो वाकई चिंता की बात है। अगर भारत के आईटी सेक्टर ने तेजी से खुद को अपग्रेड नहीं किया, अगर हम सिर्फ बेसिक सपोर्ट देने के बजाय एआई की आर्किटेक्चर, मशीन लर्निंग और उच्च गुणवत्ता वाले जो समाधान हैं उन पर फोकस नहीं करेंगे, हाँ, तो ये जो 39% की हिस्सेदारी है ये बहुत तेजी से गिर सकती है। बाप रे। इसलिए सिर्फ पुराने ढर्रे पर चलते रहना अब अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। ये तो एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। मतलब ये कि हमें अपनी तकनीक को अपग्रेड करने के लिए नए इनोवेशंस की जरूरत है। बिल्कुल। और साथ ही उन एडवांस चिप्स और हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ेगी जिन पे ये सब एआई काम करेगा। सही कहा। और यहीं आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा हिस्सा जुड़ता है। जी। अगर आर्थिक स्तर पर पश्चिमी एशिया के संकट और एआई की चुनौतियों से बचने के लिए हमें नए बाजार और तकनीक चाहिए, तो भू राजनीतिक स्तर पर हमें ऐसे साझेदार चाहिए जो इस नए भविष्य के लिए जरूरी संसाधन हमें दे सकें। एकदम सही। शायद इसीलिए अब भारत का ध्यान उत्तर की ओर जा रहा है, जिसे सोर्सेज में नॉर्डिक टर्न कहा गया है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषणात्मक कड़ी है। जो तकनीक हमें एआई के इस दौर में बचाएगी और जो साफ ऊर्जा हमारी बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगी, उसका रास्ता यूरोप के सुदूर उत्तर से होकर गुजरता है। ओस्लो में होने वाले इस तीसरे इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जब भारत ने 2018 में स्टॉकहोम में पहला और 2022 में कोपेनहेगन में दूसरा शिखर सम्मेलन किया था, जी, तब तो इन नॉर्डिक देशों के साथ, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल हैं, तब तो हमारी चर्चा मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण और इनोवेशन तक ही सीमित थी। अचानक से ये 2026 की बैठक इतनी रणनीतिक और हार्डकोर जियोपॉलिटिक्स वाली कैसे हो गई? इस भारी बदलाव की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन युद्ध। इस युद्ध ने ना यूरोप की पूरी सुरक्षा और सामरिक वास्तुकला को जड़ से हिला दिया है। जरा सोचिए, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश जो हमेशा न्यूट्रल रहते थे, बिल्कुल, जिन्होंने दशकों तक खुद को सैन्य गठबंधनों से दूर रखा और तटस्थ बने रहे, वे अब घबराकर नाटो का हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। रक्षा अब उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा भौगोलिक बदलाव हो रहा है, वो है आर्कटिक क्षेत्र का पिघलना। वही आर्कटिक जो पहले एक शांत और एकदम सफेद रेगिस्तान हुआ करता था। जी। मुझे याद है इसे हमेशा एक ग्लोबल साइंटिफिक लाइब्रेरी की तरह देखा जाता था, जहां सिर्फ वैज्ञानिक अपने रिसर्च में लगे रहते थे। लेकिन अब वो शांत लाइब्रेरी एक बेहद व्यस्त और विवादित हाईवे में बदल गई है। और साथ ही एक नई सोने की खदान में तब्दील हो गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे वहां दबे हुए बेशकीमती खनिज, तेल और गैस के भंडार सामने आ रहे हैं। मतलब एक नया खजाना खुल गया है। बिल्कुल। और मालवाहक जहाजों के लिए नए समुद्री रास्ते भी खुल रहे हैं। दुनिया की हर बड़ी ताकत, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो या चीन, सब वहां अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। और इस नई सोने की खदान तक पहुंचने के लिए ये जो नॉर्डिक देश है, ये भारत के लिए एक प्रवेश द्वार की तरह काम करेंगे। तो यही तो भारत की कूटनीति का असली मास्टर स्ट्रोक है। अच्छा। अगर हम इन नॉर्डिक देशों की खूबियों पर नजर डालें ना, तो हर देश के पास कुछ कैसा है जो भारत के भविष्य के लिए संजीवनी बन सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए नॉर्वे को लीजिए। नॉर्वे के पास हाई नॉर्थ की बेहतरीन समझ है और डीप सी माइनिंग यानी गहरे समुद्र में खनन करने की अत्याधुनिक तकनीक है। अच्छा, यहाँ सुनने वालों की जानकारी के लिए इस डीप सी माइनिंग को थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। गहरे समुद्र में खनन का मतलब सिर्फ तेल निकालना नहीं है, बल्कि समुद्र के तल से वो पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स निकालना है, जिनमें कोबाल्ट, तांबा और निकल जैसे जरूरी खनिज होते हैं। एकदम सही। ये वही खनिज है जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और जो एआई सर्वर्स होते हैं उनको चलाने के लिए बेहद जरूरी हैं। आपने बिल्कुल सही तकनीकी पहलू छुआ। और सिर्फ नॉर्वे ही नहीं, अगर हम डेनमार्क की बात करें तो उसका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण है। और ग्रीनलैंड अब नए आर्कटिक समुद्री रास्तों और दुर्लभ खनिजों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। ओके। इसके अलावा स्वीडन और फिनलैंड के पास अत्याधुनिक रक्षा तकनीक है, एक शानदार इनोवेशन इकोसिस्टम है और रेयर अर्थ्स यानी दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार हैं। हाँ, ये रेयर अर्थ्स या दुर्लभ खनिजों का मुद्दा बहुत दिलचस्प है। नाम से लगता है कि ये दुनिया में बहुत कम है। जी। लेकिन असल में इन्हें खोजना और प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और फिलहाल दुनिया भर के रेयर अर्थ्स की प्रोसेसिंग पर चीन का लगभग एकाधिकार है, मतलब एक तरह से मोनोपोली है। बिल्कुल मोनोपोली है। हमारे स्मार्टफोन से लेकर विंड टर्बाइन तक सब चीन पर निर्भर है। और कोई भी देश, खासकर भारत, भविष्य की इन सबसे अहम तकनीकों के लिए चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। वो तो है, रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए स्वीडन और फिनलैंड के साथ साझेदारी भारत को चीन के इस एकाधिकार को तोड़ने का एक नया विकल्प देती है। और अंत में इस नॉर्डिक समूह का 5वां देश है आइसलैंड। हाँ, आइसलैंड, जिसके पास जियोथर्मल ऊर्जा में महारत है। पृथ्वी के अंदर की गर्मी से बिजली बनाने की ये जो तकनीक है, ये भारत के हिमालयी क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। अरे वाह। जहां हम कोयले या बड़े बांधों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। ये तो हुई तकनीक और खनिजों की बात, लेकिन जो सवाल हमने इस चर्चा की शुरुआत में उठाया था, वो अभी भी अपनी जगह पर है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब कोई भी सोच सकता है कि भारत तो एक ट्रॉपिकल देश है जी, जिसका मौसम गर्म रहता है। हम आर्कटिक से हजारों किलोमीटर दूर हैं, तो फिर आर्कटिक की बर्फ पिघलने से हमारा क्या लेना देना? देखिए, ये दूरी सिर्फ नक्शे पर है। जलवायु और मौसम के विज्ञान में ऐसी कोई दूरी नहीं होती। अच्छा। विज्ञान हमें बताता है कि आर्कटिक दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। 3 गुना? बाप रे। जी। और आर्कटिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे बेरेंट्स कारा सागर कहते हैं। ओके। जब वहां की बर्फ पिघलती है तो पूरे उत्तरी गोलार्ध का जो तापमान का संतुलन है वो बिगड़ जाता है। क्या आप इस संतुलन बिगड़ने के विज्ञान को थोड़ा और आसान कर सकते हैं? इसका भारत पर सीधा असर कैसे होता है? जरूर। पृथ्वी के मौसम को स्थिर रखने में आर्कटिक की ठंडी हवाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। जब बेरेंट्स कारा सागर में गर्मी बढ़ती है तो जो हमारे पोल्स हैं और जो भूमध्य रेखा है, हाँ, इक्वेटर, उनके बीच तापमान का अंतर कम हो जाता है। इससे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में बहने वाली तेज हवाएं, जिन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, वे कमजोर और अनियमित हो जाती हैं। अच्छा। और इसका मॉनसून से क्या कनेक्शन है? यही जेट स्ट्रीम भारत के ग्रीष्मकालीन मॉनसून को दिशा और ताकत देती है। यानी अगर आर्कटिक गर्म होता है तो भारत में मॉनसून का समय और बारिश की मात्रा बदल जाती है।
जिससे हमारी पूरी कृषि व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा खतरे में आ जाती है। ये वाकई डराने वाला है। मतलब आर्कटिक में पिघल रही बर्फ सीधे तौर पर यह तय कर रही है कि उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र के किसान की फसल कैसी होगी। बिल्कुल। और सिर्फ मानसून ही नहीं, ध्रुवीय बर्फ पिघलने से समुद्र का जलस्तर भी तो बढ़ रहा है। ये उसका दूसरा सबसे बड़ा और सीधा खतरा है। भारत की जो तट रेखा है वो 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। जी, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे हमारे बड़े आर्थिक शहर समुद्र के किनारे बसे हैं। इसके अलावा हमारे पास अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे रणनीतिक द्वीप समूह हैं। सही बात है। अगर समुद्र का जलस्तर कुछ सेंटीमीटर भी बढ़ता है ना, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सोर्सेज में उस खास दस्तावेज का जिक्र क्यों किया गया था। भारत सरकार सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि वो नए जहाज बनाने की तैयारी में है। जी। दस्तावेज में स्पष्ट लिखा है कि भारत को 2030-31 तक आइस क्लास टैंकरों का एक छोटा बेड़ा बनाना होगा। बिल्कुल बनाना होगा। ये आम जहाजों से थोड़े अलग होते हैं। इनकी बाहरी परत खास तरह के मजबूत स्टील से बनी होती है जो बर्फ की चादरों को तोड़कर आगे बढ़ सके। लेकिन हम इन जहाजों पर इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? इसके पीछे का जो अर्थशास्त्र है वो बहुत ही सीधा और जरूरी है। अच्छा। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से रूस के उत्तरी तट के साथ साथ एक नया समुद्री रास्ता खुल रहा है, जिसे नॉर्दर्न सी रूट कहते हैं। लेकिन क्या हमारे पास पहले से ही स्वेज नहर वाला रास्ता नहीं है जिससे हमारा सारा व्यापार होता है? स्वेज नहर वाला रास्ता लंबा है और आजकल लाल सागर के संकट के कारण जहां जहाजों पर हमले हो रहे हैं, हाँ, वो जो हूती विद्रोहियों वाला मामला है। जी, उसके कारण वो बहुत जोखिम भरा हो गया है। नॉर्दर्न सी रूट की खासियत यह है कि ये यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को बहुत कम कर देता है। ओके। जिससे ईंधन और समय दोनों की भारी बचत होती है। अगर भारत जल्द से जल्द ये आइस क्लास टैंकर नहीं बनाता है, तो हम इस नए रास्ते पर व्यापार करने का जो शुरुआती फायदा है, यानी अर्ली मूवर एडवांटेज, वो हमेशा के लिए खो देंगे। ये तो बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा। कल्पना कीजिए एक ऐसे समुद्री कॉरिडोर की जो चेन्नई से शुरू होकर रूस के व्लादिवोस्टॉक और मरमंस्क बंदरगाह तक जाए। वाव। और वहां से सीधे नॉर्डिक देशों से जुड़ जाए। ये विश्व व्यापार का एक बिल्कुल नया अध्याय होगा। ये योजना सुनने में जितनी बड़ी लगती है, मुझे लगता है उसे जमीन पर उतारने के लिए उतनी ही मजबूत कूटनीति की भी जरूरत होगी। बिल्कुल, बिना कूटनीति के ये संभव नहीं है। हालांकि भारत विज्ञान के क्षेत्र में तो आर्कटिक में काफी सक्रिय रहा है। 2013 से हम आर्कटिक परिषद में एक पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर हैं। जी। नॉर्वे में हमारा हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है। पानी के अंदर निगरानी के लिए इन डार्क है। लेकिन कूटनीतिक रूप से हम कहाँ खड़े हैं? यहीं पर भारत को अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। अब केवल मौसम विज्ञान की रिसर्च से बात नहीं बनेगी। हमें आर्कटिक की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें भी अपना दावा मजबूत करना होगा। सही बात है। आर्कटिक परिषद में भारत के अलावा 4 और एशियाई देश पर्यवेक्षक हैं: चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर। क्या आप जानती हैं कि इन चारों देशों में एक बात क्या कॉमन है? नहीं, क्या कॉमन है? इन चारों देशों ने अपने यहाँ आर्कटिक मामलों के विशेष दूत की नियुक्ति कर रखी है। अच्छा। स्पेशल एनवॉय फॉर आर्कटिक अफेयर्स। जी। ये दूत सिर्फ और सिर्फ आर्कटिक की कूटनीति पर फोकस करते हैं, लेकिन भारत के पास ऐसा कोई समर्पित पद नहीं है। ओहो। अगर हमें इस नए ग्लोबल हाईवे पर अपनी जगह बनानी है, तो भारत को तुरंत ऐसे एक विशेष दूत की नियुक्ति करनी चाहिए। ये तो वही बात हुई कि आप एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई फुल टाइम कोच ही नहीं है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। इसके अलावा सोर्सेज में एक और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सुझाव दिया गया है, आर्कटिक हिमालय क्लाइमेट डेटा कॉरिडोर। जी। ये नॉर्डिक देशों के साथ मिलकर डेटा शेयर करने और जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने का एक जॉइंट सिस्टम बनाने की बात है। ये सुझाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नॉर्डिक देशों के साथ साझेदारी में एक बहुत बड़ा फायदा है। हो क्या? जब भारत अमेरिका या चीन जैसी महाशक्तियों के साथ काम करता है तो हमेशा एक दबाव महसूस होता है। हाँ, एक डोमिनेंस रहता है उनका। बिल्कुल। लेकिन नॉर्डिक देश तकनीक और पूंजी में समृद्ध होने के बावजूद भारत के लिए एक समान और भरोसेमंद भागीदार की तरह काम कर सकते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। जी, भारत के पास पैमाना है, विशाल बाजार है और नॉर्डिक देशों के पास वो विशेषज्ञता है जिसकी हमें तलाश है। तो अगर हम आज की इस पूरी लंबी और दिलचस्प चर्चा को समेटें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि 29 नए देशों में भारतीय हैंडलूम उत्पाद बेचना और नॉर्वे या आइसलैंड के साथ गहरे समुद्र में खनिज खोजना, जी, ये दोनों कदम एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। ये सब एक लचीली
यानी रेजिलिएंट और भविष्य के लिए तैयार रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पश्चिम एशिया में एक चिंगारी भड़कती है और हमारी सप्लाई चेन टूट जाती है। सही कहा। या कहीं कोई एआई सॉफ्टवेयर बनता है और हमारे लाखों आईटी जॉब्स खतरे में पड़ जाते हैं। ऐसे में अपने बाजारों और अपनी रणनीतिक साझेदारों में विविधता लाना, डाइवर्सिफिकेशन करना, अब सिर्फ एक विकल्प नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये तो अब सर्वाइवल की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। इससे ना एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। क्या? जिस पर हर उस इंसान को सोचना चाहिए जो दुनिया के बदलते स्वरूप को समझना चाहता है। आज हम देख रहे हैं कि होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे हमारे जो सदियों पुराने पारंपरिक समुद्री रास्ते हैं जी, वे अस्थिरता और संघर्ष की भेंट चढ़ रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के नक्शे के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में आर्कटिक की बर्फ पिघलने से व्यापार के नए लेकिन बेहद विवादित रास्ते खुल रहे हैं। सवाल ये है कि जब आर्कटिक की बर्फ पूरी तरह से साफ हो जाएगी और वहां से बड़े मालवाहक जहाज रोजाना गुजरने लगेंगे, तब दुनिया का व्यापारिक और रणनीतिक नक्शा कैसा दिखेगा? और क्या हमारी मौजूदा आर्थिक और सुरक्षा नीतियां इस तेजी से पिघलती और बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए काफी हैं? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। जी, पुराने रास्ते बंद हो रहे हैं और नए रास्ते बर्फ के नीचे से निकल रहे हैं। जो देश आज इन नए रास्तों के लिए अपने जहाज और अपनी कूटनीति तैयार कर लेगा, कल का भविष्य उसी का होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो भू राजनीतिक और आर्थिक पहेली है, ये लगातार अपना आकार बदल रही है। इस विषय पर सोचने और विचार करने के लिए बहुत कुछ है हमारे सुनने वालों के पास। जी बिल्कुल। आज की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक और जटिल विषय को डिकोड करने के लिए वापस आएंगे। शुक्रिया। तब तक के लिए इस नई बदलती दुनिया के बारे में सोचते रहिए। अगर मैं ये कहूँ